शुरू करती हूँ मैडम। सभी सहकारियों को वेट मैडम, एक मिनट। पेबैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा सब्जेक्ट है थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग स्किल एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल, जिसमें हम आज के 2 टूल PMI एंड CAF समझेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी धीमंत प्रतिभा आनंद जी से, मैडम हमें आज के इस टॉपिक के ऊपर आप अपना वक्तव्य दें। यस मैडम, आप स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू प्रियंका मैम। सभी सहकारियों को मेरा सादर जय भीम। जैसे कि अभी प्रियंका मैम ने बताया है कि हम थिंकिंग स्किल के बारे में इस टूल्स के 2 टूल्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे, और थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन की, थिंकिंग स्किल की क्या उपयोगिता है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है, और वो क्यों हमारे जीवन में किसी भी पर्पज के लिए क्यों इतनी जरूरी है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और उसकी मैं सबसे पहले हम ये जानते हैं कि थिंकिंग स्किल है क्या, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैसे कल कविता मैडम ने कविता राठौर मैडम का जो हमने लेक्चर जो सुना था, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को इन्होंने समझाया कि भाई थिंकिंग स्किल की क्या हमारे लिए उपयोगिता थी। और अगर हम अपने पुराने जो जो हमारा स्वर्णिम काल था, जो स्वर्णिम भारत था हमारा, अगर हम उस काल की बात करते हैं, जैसे कि सम्राट अशोक, महान अशोक के टाइम पर जो इतना विशाल, अगर उनका एम्पायर, इतना विशाल जो साम्राज्य था, उसको अगर वो इतना गौरवशाली, प्रभावशाली शासन दे पाए अपने प्रजा के लिए, हित के लिए, तो वो सिर्फ जो थिंकिंग स्किल के द्वारा, जो उनकी आन्वीक्षिक की विद्या थी, तो उसकी वजह से ही वो इतना बड़ा साम्राज्य, जो आज से 3 गुना भारत हुआ करता, उसको इम्प्लीमेंट, मतलब जो उसको साम्राज्य को स्थापित कर पाए। और इसी तरीके से जो हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हुए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए, या फिर मान्यवर काशीराम साहब की बात करें हम, तो उसके बारे में कल मैडम ने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि भाई इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो किस तरीके से वो थिंकिंग को समझ कर और उसको इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से अपने हमारे लिए इतने उपयोगी हमारे लिए साबित हुए, या हमारे समाज को, हमारे लिए जो जो भी वो कुछ करके गए, तो वो उसकी उपयोगिता इसी वजह से थी, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल तो बुद्धिजीवी तो थे ही, वो सिर्फ इस वजह से थे क्योंकि वो सोच विचार करने वाले एक इंटेलेक्चुअल महान ज्ञाता थे जो। तो अब ये चीज हम समझ गए कि थिंकिंग स्किल कितनी जरूरी है, तो हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि थिंकिंग होती कैसे है। थिंकिंग होती है, हम सभी जैसे जानते हैं कि थिंकिंग माइंड से होती है, दिमाग से होती है। अगर हम अपने दिमाग से कुछ चीज सोचेंगे तो वो जो है तभी वो थिंक कहलाएगी। तो इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं। थिंकिंग की डेफिनेशन के बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स में इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि माइंड इज द लीडर ऑफ ऑल इनटू फैकल्टीज, और माइंड इज द चीफ ऑफ द ऑल फैकल्टीज। जो हमारा जो दिमाग है, क्योंकि हम इसी से सारी चीजें सोचते हैं, तो ये जो माइंड है हमारा, ये जो जितनी भी फैकल्टीज है उन सबका लीडर है। और या इसको चीफ कह सकते हैं कि मतलब जो है, जो भी कुछ हम सीखते, समझते, देखते हैं, या उसको धारण करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन सब का जो सारी जितनी भी फैकल्टीज है, चाहे हम ऑफिस में जाए, किसी भी फील्ड की बात करें हम, तो उसका जो चीफ है वो जो है हमारा माइंड ही है, जिससे हम मतलब थिंक करते हैं, सोचते हैं। तो हाउ आवर माइंड वर्क, अगर हम ये बात करें कि हमारा दिमाग जो है काम कैसे करता है, क्योंकि कोई भी चीज मतलब अपने आप तो नहीं नहीं उसका रिजल्ट आ जाता है। कि अगर हम इस बात की बात करें कि भाई हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, तो अवर माइंड जो है किसी भी चीज को रिसीव करता है। सबसे पहले वो रिसीव करता है द इंफॉर्मेशन और थॉट्स। जो माइंड है, इंफॉर्मेशन और थॉट्स, देन अरेंजिंग ऑफ थॉट्स, और देन रीऑर्गेनाइज थॉट्स, देन रिकंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट द रिजल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम हमारे दिमाग में कोई चीज पहले रिसीव की जाती है, उसकी चाहे वो सूचना हो या कोई विचार हो, जैसे कोई सूचना मिली हमको या कोई विचार हमारे दिमाग में आया, तो वो हमारे दिमाग ने रिसीव किया। उसके बाद उसको रीअरेंज करता है हमारा जो दिमाग है। उसके बाद रीऑर्गेनाइज कर करके उसका रिकंस्ट्रक्शन, पुनः उसको कन्वर्ट करता है रिजल्ट में। फिर उसका पुनः रिकंस्ट्रक्शन
होने के बाद में जो भी हमें इन्फॉर्मेशन या थॉट्स हमारे विचार में आते हैं वो पहले अरेंज होते हैं, रीअरेंज होते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्शन होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं रिजल्ट में, यानी कि परिणाम में। कोई भी चीज हमारे दिमाग में आती है तो वो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू मतलब अपने पर्पज पे पहुंचती है। तो thus thinking skill is the process of conversion of our brain into the mind। तो जो थिंकिंग जो स्किल है यानी सोच विचार करने की जो क्षमता है हमारी, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ आवर ब्रेन और माइंड। हमारे ब्रेन दिमाग के और जो हमारी जो ब्रेन है और दिमाग है उसके बीच का कन्वर्जन है। अगला पॉइंट इसी में अगर हम और थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें तो थिंकिंग स्किल मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑन द अर्थ। अनथिंकिंग पीपल मे बी गुड स्लेव्स बट नॉट गुड रूलर। अगर हम ये बात करें कि थिंकिंग स्किल जो है वो मोस्ट पावरफुल फोर्स है अर्थ का, मतलब जो है अगर आप थिंकिंग करते हैं तो इससे अच्छा फोर्स जो है कोई नहीं है, मोस्ट पावरफुल फोर्स है। और अगर आप अनथिंकिंग पीपल हैं तो अनथिंकिंग पीपल मे बी गुड स्लेव्स बट नॉट गुड रूलर्स। अगर आप सोच विचार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आप एक अच्छे गुलाम तो बन सकते हैं लेकिन एक अच्छे रूलर या शासक कभी नहीं बन सकते। और अगर आप बन भी जाते हैं तो फिर उसको आप लंबे समय तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी मतलब कहने का तात्पर्य से यही है कि अगर आप जो है किसी भी गोल को अचीव या पर्पज को अगर उसको स्थापित करना चाहते हैं तो आपको थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और तभी आप जो है उस पर्पज को उद्देश्य करके उसको हमेशा के लिए स्थापित कर पाएंगे। To educate people in thinking skill, that mean we are dealing with the most powerful force। अगर कोई थिंकिंग जो एजुकेट पीपल है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो थिंकिंग स्किल मीन्स वी आर मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति थिंकिंग स्किल में निपुण है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मोस्ट पावरफुल फोर्स कितना आ जाए उसको डील मतलब करने में वो मतलब परफेक्ट है, वो उसको अपना उसको जो मोस्ट मोस्ट किसी भी परिस्थिति को डील करने में सक्षम है। नेक्स्ट है थिंकिंग इज एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस। अगर आप थिंकिंग करने वाले व्यक्ति हैं, थिंकिंग में आप निपुण हैं, तो अगर थिंकिंग की बात करें तो उसका अगर हम उल्टा करते हैं तो वो है इग्नोरेंस। अगर आप थिंकिंग हैं, सोचने विचार करने वाले हैं, तो अगर 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 उसके उलट की बात करें, विलोम की बात करें तो वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स क्या है? इग्नोरेंस मीन्स है कि एक्सेप्टिंग विदाउट लॉजिक। मतलब कोई भी चीज को आप सिर्फ बिना किसी लॉजिक के स्वीकार कर लेना। जैसे कोई भी चीज आपके सामने आई, आपने उसका लॉजिक लगाया नहीं, जैसे जिसने किसी ने भी जिस तरीके से कह दिया और आपने जो है उसको मान लिया। विदाउट थिंकिंग, बिना सोच विचार के, और विदाउट आर्गुमेंट, अगर मतलब बिना किसी आर्गुमेंट के आपने कोई उसमें बहस नहीं करी, कुछ नहीं किया, अगर तो आप चाहे बेशक आप मतलब अपने आप को किताबी ज्ञान कह सकते हो, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप हैं वो अज्ञानी हैं। आप अगर आप लॉजिक नहीं लगाते हैं, थिंक नहीं करते हैं और आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं और किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो वो इग्नोरेंस ही है, अज्ञानता है आपकी। अगर आप थिंकिंग सोच विचार करते हैं तो वो फिर जो है उसका विलोम शब्द हो जाता है इग्नोरेंस। इसी तरीके से जो एक अदर उसकी जो डेफिनेशन हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं थिंकिंग की, कि माइंड गुरु जो एडवर्ड डिवोनो हैं वो वो कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट और क्रिटिसिज्म और एनालिसिस एंड लॉजिक आर 4 पिलर्स ऑफ थिंकिंग स्किल। माइंड जो थिंकिंग स्किल के जो माइंड गुरु हैं एडवर्ड डिबोनो, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी और कोई भी चीज आपके सामने आती है उस पर आप आर्गुमेंट करने का साहस करते हैं, क्रिटिसिज्म अगर उसकी आलोचना भी होती है उसके लिए भी आप तैयार रहते हैं, और उसमें एनालिसिस करते हैं कि भाई जो है इसका एनालिसिस मीन्स कि उसका क्या एनालाइज किया आपने, किस उस पे आप लॉजिक पर पहुंचे, एंड लॉजिक।
तो ये और आप उसमें लॉजिक लगाते हैं कि भाई अगर इस तरीके से कोई अगर हमें ये बात कही जा रही है, कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो उसमें हम अगर ये लॉजिक लगा रहे हैं, तो अगर 4 चीजों पे अगर कोई चीज आपकी फिट है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ आप जो है ये थिंकिंग स्किल के 4 पिलर हैं। अगर आप इन चारों पिलर्स पे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप जो है ये इनको 4 स्तंभ कह सकते हैं, 4 पिलर्स। Thinking skill is operative skill through which intelligence act upon experience for a purpose to solve the problems. तो थिंकिंग स्किल जो है एक ऑपरेटिव स्किल है थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट अपॉन एक्सपीरियंस, जो इंसान अपने अनुभव से अपने और बुद्धिमत्ता के साथ, अपने एक्सपीरियंस और बुद्धिमत्ता के साथ में किसी भी पर्पज को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अपने स्किल को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको उसे हम थिंकिंग स्किल बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन या किसी पर्पज को हासिल करने के लिए कोई भी मतलब जो है बुद्धिमान जो पर्सन है जो इसको अप्लाई करता है, तो वो सोच विचार करने वाली विद्या को, तो वो थिंकिंग स्किल है। अब इसके बाद में अब आते हैं हम जो है ये तो होगी थिंकिंग स्किल है क्या, मतलब क्या सोच विचार करने वाली विद्या जो है क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट की जाती है। अब जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि जो कोई भी अगर कोई कारीगर किसी की बात करते हैं, कोई कारीगर है या कोई शिल्पकार है, तो वो तभी वो अच्छी तरह से अपनी कोई कला का प्रदर्शन कर सकता है, या अगर वो किसी चीज को किसी चीज का निर्माण कर रहा है, जैसे अगर हम किसी कारपेंटर की बात करें, या घर में अगर हम मकान बनवा रहे हैं तो किसी राजमिस्त्री की बात करें, या फिर ये अगर हम अपने ये जो हमारे जो जैसे बाइक वगैरह ये आती है, इनकी मिस्त्रियों की बात करें, तो इनके पास में अगर ये बहुत अच्छा अगर काम कर पाते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि इनके पास टूल्स होते हैं। टूल्स मतलब इनके औजार हुए या उपकरण कह सकते हैं। तो चूंकि ये अपनी कार्य कुशलता का या किसी क्षमता का प्रदर्शन इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि इनके पास टूल्स हैं। उसी तरीके से जब हम थिंकिंग स्किल की बात कर रहे हैं, तो थिंकिंग स्किल में भी हम जब भी दक्ष या निपुण हो सकते हैं जब हम टूल्स को अप्लाई करेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी कारीगर या शिल्पकार को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए उपकरण या टूल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कुशल व्यक्ति को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए थिंकिंग स्किल के टूल्स की जरूरत होती है। तो वैसे तो टूल्स ये मतलब काफी हैं, लेकिन जो हमारे सोसाइटी प्रोग्राम में जो हमने पीवीएसपी में जो हमें बताए गए हैं, तो वो जो 7 जो टूल्स हैं उनको महत्वपूर्ण माना गया है कि अगर हम उनको अच्छी तरह से समझ के और अपने जीवन में उनको अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे जो पर्पज है या जो हमारा गोल है उसको हमारा मतलब आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो लेकिन वो टूल्स भी जब भी कारगर साबित होते हैं जब उनको सही समय पर सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको समझा जाए। तो जो 7 टूल्स हैं, तो आज हम उनमें से 2 टूल्स की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट जो हमारा जो टूल्स है वो है PMI, और सेकंड जो टूल्स है वो है CAF। तो जो फर्स्ट टूल्स है PMI, सेकंड है CAF। PMI का मतलब है प्लस माइनस की जब में जब हम होते हैं तो हमें अगर कुछ डिसीजन लेना है या कुछ या किसी पर्पज को सॉल्व करना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें ये जो है इसकी PMI टूल्स की मतलब जरूरत होती है। अगर हम कहीं हमें कोई सुझाव दे रहा है, कोई किसी से सुझाव मिल रहा है या कोई प्रस्ताव हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए जो है ये PMI टूल्स है। तो टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल जैसे PMI प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, पहला P से प्लस और M से माइनस और इंटरेस्टिंग। तो
तो अगर हमें किसी सिचुएशन में किसी चीज को हमें अगर पीएमआई करना है, तो पहले हम उस स्थिति में, परिस्थिति में उसके प्लस पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम भी जानेंगे कि भाई जो है, अगर हमें ये इस चीज में हमें पीएमआई करना है, तो इसमें हमें प्लस पॉइंट, हमारे जो फायदे की चीजें हैं वो क्या है। उसके बाद जो सेकंड हम सोचेंगे कि इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं। जैसे इसमें अभी इसको हम पीपीटी किट से समझने की कोशिश करते हैं कि पीएमआई इज अ perception branding tools which forces a thinking to explore the situation before coming to a judgment. जब हम किसी थिंकर के सामने ये एक्सप्लोर करने के लिए कोई सिचुएशन आती है, अगर उसको कोई जजमेंट लेना होता है, तो द पीएमआई इज ए सिमिलर अटेंशन डायरेक्शन फ्रेमवर्क। तो ये तो जो पहला इसका जो पॉइंट है, लुक एट द प्लस पॉइंट। जैसे अगर हमें कुछ जजमेंट लेना है, तो उसमें हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसके प्लस पॉइंट क्या है। देन अगला है लुक एट द माइनस पॉइंट्स। उसके हमें ये माइनस पॉइंट जानने पड़ेंगे कि इसमें माइनस पॉइंट्स का है। लुक एट द इंटरेस्टिंग पॉइंट। कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे, कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, कुछ उसमें ऐसे होंगे जो अच्छे भी नहीं होंगे और बुरे भी नहीं होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होंगे। तो जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स है, हमें उसको भी जानने की जरूरत है। तो तभी हम जो है ये जो पीएमआई, तो इंटरेस्टिंग से मतलब ये भी, द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर दोज विच आर नाइदर गुड और नॉर बैड। मतलब अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, बट आर वर्थ नोटिसिंग, लेकिन वो नोटिस किए जाते हैं। द पीएमआई इज अ वे ऑफ टीचिंग। पीएमआई जो टूल्स है, इसको हम इस तरीके से सीख सकते हैं कि जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हमारे अंदर आइडियाज लाने हैं हमको। टीचिंग आइडियाज, सजेशंस जो सुझाव मिलते हैं, एंड प्रपोजल्स जो हमारे सामने प्रस्ताव आते हैं। तो जब अगर इस तरीके के किसी सिचुएशन में हम होते हैं, जब हमें सुझाव कहीं से मिल रहे होते हैं, या कोई प्रपोजल हमारे सामने आ रहा होता है, या कोई आइडिया हमारे सामने आ रहा होता है, तो उस समय हमें इस टूल्स की मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो है इसको अप्लाई करना चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई इसमें अगर कोई सुझाव कोई हमें दे रहा है, तो इसमें हमारे हित का सुझाव क्या है, और इसमें माइनस इसका नुकसान क्या हो सकता है इस सुझाव का, और ऐसा क्या है जो ना तो हमारे हित का है ना अहित का है, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो उसमें हो गई। तो वो भी हमें जानने की जरूरत है। इस तरीके से कोई हमारे सामने कोई प्रपोजल आता है, तब भी हमें ये चीज सोचने की जरूरत है कि भाई ये प्रस्ताव हमारे सामने आया है, तो जो है इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, और इंटरेस्टिंग क्या है। तो पीएमआई इज द डायरेक्टली कंसर्न विद गुड, बैड और इंटरेस्टिंग, प्लस माइनस पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। तो पीएमआई इज वेरी सिंपल ओवरऑल एक्सप्लोरेशन स्कैन। तो पीएमआई को इस तरीके से हम बहुत सिंपली तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट अबाउट हैपन। इंटरेस्टिंग, जैसे हम किसी कोई सुझाव है या प्रपोजल है, जैसे अभी कहा, तो उसमें हमें ये देखना है कि भाई क्या घटित होने वाला है। इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट दिस माइट लीड टू, और इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट अबाउट हैप्पीनेस, कि मतलब जो है क्या तो घटित होने वाला है, क्या घटित हो गया है, और आगे मतलब जो है इसमें मतलब क्या घटित होने वाला है। तो वी कैन यूज फ्रेजेस लाइक दिस इज द ऑर्डर टू कलेक्ट द इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम जो इस ऑर्डर में जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, उनको गुड और बैड थिंग्स को अलग निकाल के, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उसमें निकल के आते हैं, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आर नाइदर गुड और नॉट बैड, बट पॉइंट ऑफ इंटरेस्टेड। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो है उसमें लेकिन वो इंटरेस्टेड होंगे। Interesting points are observation and comments. Natural points neither good or nor bad also come other interesting. तो जैसे मैंने इसी को बता दिया कि नेचुरल जो पॉइंट्स हैं, जो अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, लेकिन ऑल्सो अदर इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इनिशियली यू मस्ट सस्पेंडेड योर जजमेंट बिफोर एंटरिंग इनटू पीएमआई। इनिशियली यू मस्ट सस्पेंडेड योर जजमेंट। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में पीएमआई टूल्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपने उस सिचुएशन के लिए पहले से ही अपना माइंड सेट कर रखा है, या जो आपने जजमेंट कर लिया है कि भाई मुझे यही करना है, तो उसको आपको सस्पेंड करना पड़ेगा।
तभी आप मतलब इसका बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया है कि भाई मुझे तो इसका यही इसका जो जजमेंट मेरा तो यही है, तो फिर उस पीएमआई को करने का कोई फायदा नहीं है। तो जो आपने जो पहले चीज जो सोच रखी है उसको आप सस्पेंड करें, उसको निकालने के बाद में तभी हमें किसी सिचुएशन के लिए पीएमआई टूल्स को जो है मतलब इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। ऑलवेज कीप द पीएमआई सीक्वेंस इन द दैट ऑर्डर। पीएमआई जब भी हम करते हैं किसी चीज में करने वाले होते हैं, तो उसके लिए हमें जो सीक्वेंस जो अपनाना है वो ये है कि हमें प्लस पॉइंट पहले रखने हैं, उसके बाद माइनस पॉइंट रखने हैं, देन उसके बाद में एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रखने हैं। अभी ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो इसको मैं पहले पूरी तरह पीएमआई को डिस्क्राइब करने के बाद में एग्जाम्पल्स में उसके बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट पीपीटी मैडम शेयर करिए। अच्छा सीएफ हो गया, ओके। तो अगर इसको पीएमआई को अगर इसके हम उसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इस तरीके से हम ले सकते हैं कि जैसे किसी विद्यार्थी से हम ये कहते हैं कि भाई आपको जो है पैसे कमाना है, ठीक है। किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे से ये कहा कि आपको जो है पैसे कमाने हैं, तो उसमें अगर हमको पीएमआई करना है तो उस चीज को हम कैसे समझेंगे। वो एक तो वो स्टूडेंट है, तो सबसे पहले हम उसके उसके प्लस पॉइंट देखते हैं कि अगर हम अपने बच्चे से जो जो स्टूडेंट है उसको हम कहते हैं कि भाई आपको पैसे कमाने हैं, तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट उसमें यह है कि जो हमारा बच्चा है, जो 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 हमारा बेटा है या जो भी है बेटी है, तो उसको उसके अंदर इस चीज की ये क्षमता आई कि भाई जो है पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि पैसा मतलब जो क्यों जरूरी है। अच्छा दूसरा उसको पैसे की इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ पेरेंट्स पर डिपेंड था, तो उसको इस चीज की वैल्यू ही नहीं थी कि भाई जो पैसा किस तरीके से कमाया जाता है। तो जब वो पैसे कमाने के लिए जाएगा तो उसमें घर में पैसा आएगा, तो ये प्लस पॉइंट है। वो पैसे की वैल्यू समझेगा, ये प्लस पॉइंट है। घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि जो बच्चा अभी तक घर के अंदर ही है उसको बाहर की उसका दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, तो जब वो जब बाहर जाएगा तो वो इस चीज को भी समझेगा कि भाई जो बाहर की दुनिया किस तरीके से, और उसमें खुद को वो हैंडल भी कर पाएगा, उसमें उसमें अपने माहौल में ढल पाएगा पैसे कमाने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर एक अगर उसकी बात करें तो एक मिनट। हाँ। तो अपने जो जो जब पैसे कमाने के लिए जाएगा तो अपने भविष्य के लिए पैसे कमाने और पैरों पर खड़े होने की उसके अंदर भावना पैदा भावना पैदा होगी। और जब जब वो पढ़ाई के बाद में उसके अंदर एक उसके पास एक अनुभव भी होगा कि भाई जो पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे मतलब खर्च किया जाता है। तो एक क्षमता जो उसके अंदर पैसे कमाने की आएगी, तो ये हो गए उसके प्लस पॉइंट। अगर इसी में हम उसकी माइनस पॉइंट की बात करें तो माइनस पॉइंट ये है कि भाई चूंकि वो बच्चा अभी स्टूडेंट है, वो अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। पहला पहला माइनस पॉइंट तो उसमें ये है कि उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। दूसरा ये है कि अगर बच्चा भाई आपका फिजिकली थोड़ा सा कमजोर है, जैसे कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ फिजिकली वीक भी होते हैं, तो अगर वो उस पर आप इधर तो उसके उसके अंदर पढ़ाई का भी उस पर प्रेशर है, ठीक है, स्टूडेंट है चूंकि वो, फिर वो बाहर पैसे कमाने के लिए भी जा रहा है और फिजिकली भी थोड़ा सा वीक है, तो वो मतलब जो है थक भी जाएगा, थोड़ा कमजोर है, तो इससे उसकी पढ़ाई में भी फर्क पड़ेगा इस चीज का। हो सकता है कि वो जो है मतलब बीमार भी हो जाए, क्योंकि उधर उसे पढ़ना भी है, काम भी करना है बाहर, और वो कमजोर भी है और घर पे आता है, तो उससे मतलब जो है बीमार भी हो सकता है। दूसरा अगर बात करें तो ये भी हो सकता है कि चूंकि भाई अभी बच्चा है और इतना इमेच्योर तो वो है नहीं, तो कमाने लग जाएगा तो उसमें बुरी आदतें भी पड़ सकती हैं कि भाई जो पैसा आ रहा है तो जो है बुरी आदतें भी मिल सकती हैं, क्योंकि चूंकि वो बच्चा अभी तक तो माँ बाप के मतलब सानिध्य में ही था, और जब पहली बार उससे बाहर निकला तो इतनी उसको बाहर की समझ नहीं है, तो दोस्त भी बनेंगे, और तो हो सकता है उसमें बुरी संगत या बुरी आदत लग जाए, तो ये माइनस पॉइंट है। एक झूठ बोलने की आदत भी आ सकती है। माइनस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो झूठ बोलने की आदत ये है कि भाई जो है वो पैसे कमाएगा कुछ, घर पे बताया कुछ कि भाई जो है मैंने तो इतने ही कमाए,
तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है। और जब पैसे कमाने की जब उसमें लालसा पैदा होगी तो झूठ बोलने की मतलब ये आ सकती है। तो ये जो है कुछ जो है माइनस पॉइंट है। जैसे हमने प्लस पॉइंट की बात करें तो उस तरीके से माइनस पॉइंट्स हैं। तो और अगर इसमें हम इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं तो इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि पेरेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो जो है अपने भविष्य के लिए उसमें पैसे कमाने की, अपने पैरों पे खड़े होने की भावना पैदा हो जाएगी। और पढ़ाई के बाद उसके बाद एक एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि उसने अपने जो पढ़ाई के दौरान ही ये इस तरीके से पैसे कमाने का एक अनुभव ले लिया है, तो एक एक्सपीरियंस भी उसके पास होगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उसमें पैसे कमाने की भावना पैदा होगी और अनुभव उसको एक मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जो है किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, किस तरीके से खर्च किया जाता है, ये भी उसको जो है पता लग जाएगा। तो ये उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक अगले एक उसकी बात और करते हैं। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं पीएमआई का कि जैसे एक बस है, तो उसमें बस में पैसेंजर जा रहे हैं और उसमें जो है सीट उसकी निकाल दी जाए। ठीक है, जैसे बस के अंदर हम नॉर्मली जब बैठते हैं तो उसमें सीट लगी हुई होती है, तो उनकी हम सीट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हम पीएमआई करें और हमें जाना है, जैसे कहीं भी हम जा रहे हैं, किसी भी हाईवे पे जा रहे हैं, किसी भी शहर में कहीं से कहीं पे जा रहे हैं, उस बस में सीटें नहीं है, तो उसमें अगर हमें पीएमआई करना हो तो उसको हम कैसे पीएमआई करेंगे? तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई अगर उसकी सीट निकाल दी गई है तो अगर उसके प्लस पॉइंट अगर हम देखें तो ये कि भाई इसमें स्पेस ज्यादा हो जाएगा। जहां उसमें पहले 20-25 लोग जा सकते थे, क्योंकि उसमें सीट लगी हुई, सीट में तो एक लिमिटेड स्पेस होता है कि भाई 3 की सीट है तो 3 लोग बैठेंगे, 4 की सीट है तो 4 लोग बैठेंगे, 2 की सीट है तो 2 ही लोग बैठ पाएंगे। और क्योंकि उसमें अब सीट ही नहीं है तो प्लस पॉइंट ये है कि भाई उसमें ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, जहाँ पहले 70 लोग बैठ सकते थे अब वो 80 लोग भी बैठ सकते हैं उसमें। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर इसमें एक प्लस पॉइंट अगर हम ये देखें कि भाई जो जगह हमें टाइम से कहीं पहुंचना था और चूंकि और हमारे पास कोई किसी कन्वेंस का साधन नहीं है, तो जहाँ पे इसमें पहले कम लोग बैठ सकते थे, सीट निकालने के बाद ज्यादा लोग बैठ गए तो वो जो बाकी के लोग जो नहीं बैठ पा रहे थे तो वो भी अपना टाइम से जहाँ उन्हें पहुंचना था वो भी पहुंच जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि वही जो है जहाँ कम लोग बैठ रहे थे वो अब ज्यादा लोग उसमें आ जाएंगे और वो अपने टाइम से अपने पहुंच जाएंगे जहाँ भी उनको जाना है। इसमें अगर हम माइनस पॉइंट की बात करें तो माइनस पॉइंट ये है कि भाई जो अगर वो सीट पे बैठे हुए हैं लोग बाग तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें सीट नहीं है और सब इस तरीके से बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए भी होंगे, कुछ बैठे हुए भी होंगे, तो अगर कुछ ब्रेक वगैरह लगता है तो अनकंफर्टेबल तो हो ही जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे टकरा भी सकते हैं। चूंकि सीट नहीं है और पकड़ने किसी चीज को वो आपस में इस तरीके से एडजस्ट करने वाली बात होगी, तो ये माइनस पॉइंट है। तो इसी तरीके से मतलब जो है इसको हम समझ सकते हैं कि किसी भी और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि भाई जो है इंटरेस्टिंग मतलब अपने हित की बात तो उसमें यही है कि भाई सभी लोग अपने टाइम से पहुंच गए, मतलब थोड़ा सा उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, कुछ अच्छी चीजें मिली, कुछ बैड मिली, कुछ तो लेकिन हित की बात उनके इंटरेस्टिंग की ये रही कि सभी लोग जो है अपना टाइम से जिसको जहां जाना था वहां मतलब जो है वो पहुंच गए। तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक अदर एग्जाम्पल की और मैं बात करूं तो जैसे कोई बुजुर्ग हैं, उनको अगर हम अडेप्ट करने की बात करें कि भाई बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे नहीं है, या तो उनको हमें जो है किसी बुजुर्ग दंपत्ति को ले सकते हैं या किसी एक को ही ले सकते हैं। तो उनको अगर हम अडॉप्ट करने की बात करें तो इसमें अगर हमें अगर पीएमआई करना है तो इसको इसको हम किस तरीके से करेंगे? किसी बुजुर्ग दंपत्ति को हमें अडॉप्ट करना हो तो इसमें हम इस तरीके से उनको कर सकते हैं कि पहले हम सबसे पहले जैसे बताया है कि अगर हम पीएमआई करना है तो सबसे पहले हमें प्लस पॉइंट ही उसमें देखना है। तो प्लस पॉइंट इसमें मतलब क्या है, किसी बुजुर्ग को हमें अगर उनको अडॉप्ट करना है तो उसमें प्लस पॉइंट हमें क्या मिलेंगे? प्लस पॉइंट उनको ये मिलेंगे कि भाई उनके बच्चे नहीं है, वो इतने लाचार बेसहारा है, तो उनको जो है अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है तो उनको जो है एक सहारा मिल जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट की बात करें तो भाई उनकी अच्छी देखभाल हो पाएगी, क्योंकि क्योंकि आपने उनको अडॉप्ट किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है।
एक और प्लस पॉइंट है कि भाई कि वो कल को चूंकि वो अकेले थे और उनके पास ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो वो बीमार भी हो सकते हैं, कभी फिजिकली अनफिट भी हो सकते हैं, तो उनके पास कोई भी नहीं है, तो इस चीज की उनको वो आराम से मतलब रह सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। उनकी देखभाल की बात करें, उनकी केयर की बात करें, तो ये सब जो प्लस पॉइंट है अगर उनको हम अडॉप्ट करते हैं। और इसमें अगर हमें माइनस पॉइंट अगर देखना हो, तो माइनस पॉइंट क्या है भाई? माइनस पॉइंट ये है कि चूंकि आपने उनको अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन आप भी एक मतलब वर्किंग पर्सन है, आपको भी घर से बाहर जाना है, तो आपकी एब्सेंस में मतलब घर पे कोई नहीं है, तो तब फिर उनकी मतलब देखभाल कैसे हुई? कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये एक माइनस पॉइंट है कि भाई आप घर पर नहीं है और उनको कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए फिर मतलब किस तरीके, ये एक माइनस पॉइंट है। अब चूंकि उनकी देखभाल भी करनी है, आपको खुद का भी देखना है, ऑफिस का भी देखना है, तो इसके लिए ये भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है। और अगर जैसे आपने उनको अडॉप्ट किया है और आपकी इतनी फाइनेंशियल नहीं है, अगर आप इतने कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली, और उनको और कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो जाए, तो तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्या करें, तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर हम इसमें इसमें हम देखें, तो वो ये है कि भाई जो जो बुजुर्ग हैं, तो जिनका कोई नहीं है, तो उनकी मतलब देखभाल हो जाएगी, तो उससे आपको जो आपको सेटिस्फेक्शन है वो मिलेगा, मानसिक जो शांति है, तो वो आपके अंदर हुई कि भाई जो मैं एक अच्छा मैंने काम किया, ये इतने लाचार थे, असहाय थे, तो इनकी मैंने हेल्प की। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो किसी भी स्थिति में मतलब जो है जब हम कोई किसी जजमेंट पे पहुंचते हैं, तो हमें ये जो टूल्स है PMI, ये जरूर मतलब अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से जो तीन ये जो एग्जाम्पल है, तो इससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टूल्स है वो है CAF। CF का मतलब है कंसीडर ऑल फैक्टर्स, कि जब हम किसी भी डिसीजन पे पहुंचते हैं या कोई हमें डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए हमें जो है सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो कंसीडर ऑल फैक्टर्स मतलब CAF। एक्सप्लोर ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू एन एक्शन, डिसीजन, प्लान, जजमेंट और कंक्लूजन्स, नॉट जस्ट द इमीडिएटली ऑब्वियस। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अभी के लिए ही आपको ये CF अप्लाई करना है, कि मतलब किसी भी स्थिति में को एक्सप्लोर करने के लिए, उसकी जब आप किसी भी फैक्टर को आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, किसी भी एक्शन में कोई डिसीजन ले रहे हैं, या आपका कोई प्लान है, या कोई जजमेंट है, कोई न्याय लेना है, और या किसी कंक्लूजन पे आप पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी समय, ये एक लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, और जो और इमीडिएटली भी हो सकता है। तो मतलब ये जो CAF है, तो इसको इस तरीके से हमें अप्लाई करना है, मतलब किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, किसी भी प्लान को, कोई भी प्लान करने से पहले, यानी कि किसी भी व्यक्ति को विचार कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए जो परिस्थितियों में मौजूद सभी तथ्यों पर बारीकी से पारदर्शिता के साथ विचार करना, ये जो है CF कहलाता है। CAF। Rarely do we deal with simple issues, and rarely are they singular in dimension. कभी कभी मतलब हमारे सामने जो सिंपल इश्यूज आ जाते हैं, और कभी कभी मतलब जो है बहुत डायमेंशन इश्यूज आते हैं। तो यू विल लर्न टू फोकस योर अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर फैक्टर्स। तो आपको जो है फोकस करना है, अटेंशन करना है एक पर्टिकुलर फैक्टर्स पर। तो किसी भी मतलब कार्य को जैसे प्रारंभ करते समय, किसी विषय पर निर्णय लेते समय, कोई नीति बनाते समय, या न्याय या निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सोच विचार करने वाले जो व्यक्ति है उसको पहले CFI जो टूल्स है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आप कोई भी नीति नियम या अपना कोई न्याय या निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले आपको जो है CF जो टूल्स है उसको जरूर जो है अप्लाई करना चाहिए, तभी जो है आप सही डिसीजन जो मेकिंग कर पाएंगे। Looking as widely as possible at all the factors involved in a situation.
तो हम ये देखते हैं कि वाइडली ये पॉसिबल है कि ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सिचुएशन, मतलब हर सिचुएशन में जो जितने भी जो फैक्टर्स हैं वो जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो CF इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस of trying the considers all factors in a situation. This thinking essentially related to action, decision, judgment and coming into a conclusion. तो मतलब किसी भी कार्य को पूरी मतलब पारदर्शिता के साथ में मौजूद जो तथ्य हैं हमारे बारीकी से उनको तथ्यों को बारीकी के साथ में विचार करने के बाद और निर्णय लेने से पहले किसी जजमेंट वगैरह को करने के लिए हमें इस टूल्स को अप्लाई करना चाहिए। एक्शन, डिसीजंस, जजमेंट एंड द कमिंग टू द कंक्लूजन। ठीक है, द फैक्टर्स इफेक्टिंग वन सेल्फ, जो ये जो CF जो टूल्स है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपको इफेक्ट करता है, आपको इफेक्ट करता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग वन सेल्फ आपको स्वयं को इफेक्ट करता है। द फैक्टर इफेक्टिंग अदर पीपल, जो अदर पीपल हैं उनको भी इफेक्ट करता है। एंड ऑल्सो द फैक्टर अफेक्टिंग सोसाइटी इन जनरल, और जो आपके समाज को जो CF है, जो अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो ये आपको भी इफेक्ट करेगा, अदर पीपल्स को भी इफेक्ट करेगा, और जो हमारी जो सोसाइटी है उसको भी मतलब इफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये जो CF जो टूल्स है ये भी मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी उसमें जाने के लिए हमें इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो CF जो टूल्स है इसकी हम उसकी बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ CF हैं। डूइंग CF इज द यूजफुल बिफोर चूजिंग, डिसाइडिंग और प्लानिंग। अगर हम इसकी प्रिंसिपल्स की बात करें तो CF टूल्स को हमें कब हमारे लिए यूजफुल होगा, जब हम किसी चीज को चूज करते हैं, कोई किसी चीज के बारे में डिसाइड कर लिया, या हमारी कोई प्लानिंग है, कोई भी हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो जो हमारी जो प्लानिंग है उसको चूज करने में, डिसाइड करने में, तो उसके लिए ये CF जो टूल्स है वो जो है बहुत यूजफुल है। इट इज बेटर consider all factors first and pick out the one that matter most. It is the better consider all factor first of thing, pick out the ones that matter most. You may have to ask someone else to tell your whether you left out some important factors. मतलब जब आप किसी भी उसमें परिस्थिति में अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपके जो ऑल फैक्टर्स में आपको कंसीडर जो करना है, उसमें आप जो दूसरे जो लोग हैं उनका भी सजेशन ले सकते हैं। तो मतलब कम से कम अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आपके पास कम से कम 10 विकल्प तो होने चाहिए। तो अगर आप 10 टाइम विकल्प लेके चलेंगे तो आप जो है बेटर अपने उसमें गोल को या पर्पज को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी से पूछना भी है तो उसके लिए आपको यू लेफ्ट आउट सम इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं उनको अगर छोड़ना ही पड़े तो उनको आप छोड़ के आप जो कंसीडर जो है ऑल फैक्टर्स जो है हमें करने हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं CF के। इफ यू हैव लेफ्ट आउट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, अगर आप किसी इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप छोड़ते हैं और आंसर में सीम्स राइट, मतलब जैसे आपने कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर को छोड़ दिया और आपको उसका आंसर मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सही है, तो बट विल लेटर टर्न आउट टू बी रॉन्ग। तो उस समय अगर आपने उस समय तो आपको लग सकता है कि भाई इसका आंसर हमें सही मिल गया है, लेकिन वो बाद में अगर आप देखते हैं तो फिर वो जो है गलत ही साबित होगा। तो इसलिए जो है तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए आप उस समय सही लग सकता है, लेकिन बाद में वो गलत ही होगा। इफ यू डू अ CF ऑन समवन एल्स thinking, you may be able to tell the person that has been left out. If you do a CF, अगर आप जो है CF इस्तेमाल करते हैं someone else किसी के लिए भी thinking में,
तो यू मे बी एबल, आप समर्थ हो जाते हैं टू टेल द पर्सन व्हाट हैज बीन लेफ्ट आउट, कि आप जो क्या छोड़ सकते हो इसमें, इसके लिए आप जो है आप सक्षम हो जाते हैं इस चीज को बताने में। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसमें आप बता सकते हैं कि जो है इस चीज में आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। अब इसमें जो सीएफ जो टूल्स के जो प्रिंसिपल आ गए, और ये हमने अच्छी तरह समझ लिया कि सीएफ है क्या। किसी भी तथ्य को बारीकी से जानना किसी भी परिस्थिति में मौजूद हो, तो उसके उसमें फिर हमको ये इम्प्लीमेंट करना। अब इसके जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इस तरीके से हम ले सकते हैं, कंसीडर ऑल फैक्टर में हमें सारी चीजें कंसीडर करनी है। तो अगर जैसे हमें कोई पुरानी कार खरीदनी है, अगर हम इसकी बात करें कि हमें कोई पुरानी कार खरीदनी है, तो इसमें हमें सीएफ करना है, कंसीडर ऑल फैक्टर करने हैं। तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई जो जो कार का जो मॉडल है वो कितना पुराना है। क्योंकि हमारा बजट इतना ज्यादा नहीं है, हमें पुरानी कार ही खरीदनी है, तो नई कार हमारी लेने की अभी क्षमता नहीं, पुरानी कार हमें खरीदनी है। तो उसमें हम जो फैक्टर्स की कम से कम 10 उसमें विकल्प हमें ये देखें, तो ये देख सकते हैं कि भाई कार कितनी पुरानी है। दूसरा ये है कि क्योंकि अगर वो ज्यादा पुरानी नहीं होगी तो जैसे 2-4 साल बाद ही उसका हो सकता है रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए। जैसे दिल्ली वगैरह में अगर हम देखते हैं तो वहां पर मतलब इस तरीके से पॉलिसी लागू हो गई है कि ज्यादा पुरानी जो गाड़ियां हैं वहां पर मतलब नहीं चला सकते आप। तो हमें ये चीज जाननी पड़ेगी कि भाई गाड़ी कितनी पुरानी है। फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वो गाड़ी कोई चोरी की हो। तो ये चीज भी हमें सोचनी चाहिए, और उसमें भी हमें ये मतलब सीएफ करना है गाड़ी खरीदने में। दूसरा हमें ये भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी वो एक्सीडेंट की हो, वो बाहर से उन्होंने वैसे ही मतलब डेंट पेंट करके हमें दे दी है, तो वो बाद में पता चले कि भाई ये तो जो है एक्सीडेंटल गाड़ी थी या चोरी की है। तो इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब जो है हम इस चीज को ये समझ सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जब हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या हमें कोई भी किसी के बारे में अगर कोई हमसे भी सुझाव या प्रपोजल मांग रहा है, तब भी हमें मतलब इस चीज को खास ध्यान रखना है कि आप जो 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 सारे जो फैक्टर्स हैं उनको आप अच्छी तरह कंसीडर कर लें। इसी तरीके से जैसे अगर हम किसी प्लॉट की बात करें कि भाई हम ये तो जहाँ गाड़ी पुरानी गाड़ी की बात हो गई, हम अगर हमें ये सोचा है कि भाई मुझे एक स्कूटी खरीदनी है या मुझे एक प्लॉट खरीदना है, तो उसके लिए भी हमें ये सीएफ करना चाहिए। अगर हम इसमें सीएफ की बात करें तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि भाई जो है हमारा बजट क्या है, हमें गाड़ी खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है या बाइक खरीदनी है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा बजट क्या है। उसके बाद में हम उसके मॉडल को देखेंगे, गाड़ी के मॉडल को जो हमें गाड़ी लेनी है। अगर हम उसके प्लॉट की बात करते हैं तो हम उसकी लोकेशन देखेंगे कि भाई जो है इसकी लोकेशन कहाँ सही रहेगी, मतलब जहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के मतलब दाम अच्छे बढ़ जाए या फ्यूचर में बढ़े, जिससे कि मुझे इसका वापस में अगर मुझे ये रीसेल भी करना है तो इसका अच्छा मुझे रिफंड मिल जाए। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। दूसरा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई जिस जगह पर ये प्लॉट है हमारा, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पर ये मतलब पहले से इसमें झगड़ा हो रखा हो या किसी ने इस पे पहले से कब्जा कर रखा हो। तो ये सारी चीजें भी हमें मतलब जो है उसमें सीएफ करना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स इसमें अपनाने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से मतलब जो है हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले हमें जो जो हमारे सामने जो सारे तथ्य हैं उनको बारीकी से और अपने साथ में हमें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक और सीएफ की बात अगर हम करते हैं तो जैसे हमें सब कुछ करिए, हमें कैरियर बनाना है, तो कैरियर में अगर हमें सीएफ करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि भाई जो है हमारी जो हमारा जो हमारी रुचि है वो किस फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि अच्छा एक दूसरी चीज ये भी है कि हमें जब कोई भी टूल्स इस्तेमाल करना है अपने किसी पर्पज को हासिल करने के लिए जिसका हमें 100% रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें ये जरूर सोचनी पड़ेंगी कि कोई भी चीज हमें जो है मतलब भावनाओं में आके नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो हमें कैरियर बनाना है, हमारी इच्छा किसी और चीज की है, लेकिन चूंकि हम अपने जो हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनके प्रेशर में आके हम डिसीजन ले लें। तो कोई भी मतलब अगर हम ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिसका हमारा फ्यूचर में जिसपे हमारा बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, या
जो हमारा निष्कर्ष है या रिजल्ट है, तो उसके लिए हमें जो है ये भावनाओं को बीच में नहीं लाना है। आप अगर जो है भावनाओं में आकर अगर कोई डिसीजन आप लेते हो, तो फिर वो आपका उस समय तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमने पेरेंट्स को खुश कर दिया या अपने दोस्तों को खुश कर दिया या अपने जो हमारे जो सगे संबंधी को खुश कर दिया, लेकिन बाद में फिर जो है वो आपके लिए मतलब डिसीजन सही साबित नहीं होगा, वो मतलब जो गलत ही होगा। तो इसलिए मतलब अगर कोई भी, जैसे आप करियर की बात करते हैं, तो मतलब आपको इसमें आपको अपनी क्षमता देखनी है कि भाई मतलब ये जो मैं करियर चुन रहा हूँ, तो उसको चुनने के लिए उतनी पढ़ने की क्षमता मेरे अंदर है या नहीं है। अगर हम उसकी फीस की बात करें, तो वो हमें सोचनी पड़ेगी कि भाई जो है ये आगे इस कोर्स की इतनी फीस है, तो वो मैं मेरे पेरेंट्स मतलब उसको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज हमें मतलब सोचने की जरूरत है। तो इस तरीके से मतलब जो है अगर हम किसी भी उसमें निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचते हैं, तो हमको जो है ये सारी चीजें मतलब पहले से सोचनी चाहिए। अगर हम पीएमआई टूल्स की बात करें, तो वो भी हमें ये सोचना है कि भाई इसके प्लस माइनस और इंटरेस्टिंग पॉइंट कहाँ है, क्या है। और सीएफ की अगर बात करते हैं, तो वो भी हमें ये सोचने की जरूरत है कि भाई हमें अगर किसी भी डिसीजन से पहुंचने से पहले हमें सारे अपने जो निष्कर्ष हैं, वो ऑल फैक्टर्स जो है उनको हमें अच्छी तरह सोच विचार कर लेना है। तो तभी हम जो है ये कह सकते हैं कि भाई हम एक अच्छे थिंकर हैं, और अच्छी थिंकिंग करने के बाद में हमने ये टूल्स इस्तेमाल किया, और इन टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद में किसी भी पर्पज के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमने इस टूल्स को इस्तेमाल करके, और हमने जो है अपना जो हमारा जो पर्पज था उस तक हम जो है पहुंच पाए। अच्छा, सीएफ के लिए अगर मैं अभी आपको एक करंट का कल का अपना एक बताती हूँ, एक एग्जाम्पल और दूंगी। सीएफ को इस तरीके से भी हम जैसे समझ सकते हैं, जैसे मैं करंट का एग्जांपल देती हूँ एक और। कल ही की बात जैसे हम करते हैं, कल मैं जैसे ऑफिस में थी अपना, तो ऑफिस में कल बारिश काफी थी। बारिश होने के बाद में बारिश जब शुरू हुई सुबह से, तो मैं सोच रही थी कि भाई बारिश धीरे धीरे जब शाम होगी, जो कविता मैडम का लेक्चर था वो भी मुझे सुनना था, तो मैं ये सोचने लगी कि भाई जो है जब तक टाइम होगा तब तो शायद बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। भाई 3 बज गए, 4 बज गए। अब मैं ये सोचने लगी कि भाई क्या किया जाए, उधर मैडम का लेक्चर भी सुनना है। भाई उसमें प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था कि भाई वो जो है जो हमारे थिंकिंग स्किल की जो हमारे महापुरुष हैं उनकी फिलोसफी बताने वाली थी। तो चूंकि अच्छा सब्जेक्ट है, तो ये प्लस पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई वो भी मुझे सुनना है, वो भी सीखना है, और उसका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। अब माइनस पॉइंट ये था कि भाई अगर मैं निकलती हूँ मैडम से, क्योंकि बारिश जो है वो बंद नहीं होने वाली है, तो माइनस पॉइंट ये था। इंटरेस्टिंग मतलब ये था कि भाई जो है वो चीज निकली जा रही थी। फिर मैं अब इसमें सीएफ अगर हम इसकी बात करें, तो जब टाइम जब वो हो गया, तो मैंने सोचा कि भाई पानी इतना ज्यादा पड़ा, बारिश हालांकि थोड़ी हल्की सी बंद हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह जो मेरा रेगुलर वाला जो रास्ता था, अगर मैं उससे जाती हूँ, तो वहां तो पानी भरा हुआ मिलेगा, और वो पानी सारा भर चुका था, ऑफिस में भी सारा पानी था। तो फिर यहाँ ये जो सीएफ जो यहाँ अप्लाई किया कि भाई उस रास्ते से ना जाके आप दूसरे रास्ते से मुझे निकलना चाहिए। फिर मैंने इसमें ये सोचा कि भाई पानी है, स्कूटी है मेरे पास, हो सकता है कि ये बारिश में स्कूटी बंद हो जाए, तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी, ना तो मैं टाइम से पहुंच सकती हूँ, ऊपर से स्कूटी कहाँ खड़ी करूंगी, ये एक प्रॉब्लम थी। तो फिर इसमें मैंने सोचा कि भाई स्कूटी को ऑफिस में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मतलब जब मैंने ये सोचा कि भाई मेरे वहाँ पहुंचना भी है, ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मेरा माइनस पॉइंट है, इस रास्ते से नहीं जाना है, इधर से जाना है, या तो फिर दूसरा रास्ता चूज किया, तो इस तरीके से फिर टाइम से मैं अपना मतलब पहुंच गई। तो अगर मैं ये सोचती रहती कि भाई बारिश बंद नहीं होगी तब तक मुझे जाना ही नहीं है, तो फिर ना तो मैं टाइम से आ पाती, उसका वेट ही करती रहती, हो सकता है स्कूटी से आती तो तब मुझे और दिक्कत का सामना करना पड़ता। स्कूटी बंद हो जाती, पानी पूरे शहर में भरा हुआ था, तो रास्ते दूसरे चूज करके, तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन मैं पहुंच गई। तो मतलब कहने का यही है कि अगर हम किसी भी, चाहे हम कुछ, ये हुई क्विक डिसीजन की बात। और जो हमें, जैसे मैंने प्लॉट खरीदने की बात की अभी, या कैरियर की बात की है, या कुछ स्कूटी की खरीदने की बात की है, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के वो हैं डिसीजन। तो ये सीएफ जो टूल्स है, इसको हम जो है क्विक डिसीजन लेते समय भी, जैसे जो मैंने कर लिया, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के अगर हमें डिसीजन लेने हैं, तो उसमें भी मतलब जो है हमें इसको अच्छी तरह अप्लाई करना चाहिए।
और बाकी के जो टूल्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो PMI टूल्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या CF टूल्स है वो भी वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है। जो 7 टूल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में सब इंटरकनेक्ट है। जैसे मैंने अभी CF का उदाहरण दिया, तो उसमें मैंने प्लस माइंड PMI भी किया। कल जब मैं ऑफिस से निकली तो मैंने वो ये भी सोचा कि भाई, तो इस तरीके से जो 7 जो टूल्स है हमारे, वो सभी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि PMI अलग है, CF अलग है, ऐसा नहीं है। कोई भी डिसीजन हम परफेक्टली जब भी ले सकते हैं जब हम 7 टूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। तो ये आज जो दो टूल्स हैं उनको हमने जानने की और समझने की कोशिश की है। और बाकी के जो टूल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होगा, जो सेशन होगा, उसमें हम समझेंगे। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ में मतलब मैं अपना जो आज का जो वक्तव्य है उसे खत्म करती हूँ। और जैसे हमारा PVSP का स्लोगन है कि समझाने वाले को पहले समझना होगा और समझकर समझाना होगा, और महान अशोक का राज आएगा हम सबको भयमुक्त बनाएगा। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।